नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, जिंदा दिल होंगे। दोस्तों, कल हमने पॉलिटी की दूसरी सीरीज की वीडियो डाली थी, जो कि भारत के संविधान किन किन परिस्थितियों में बना है, किन किन परिस्थितियों से उभर के आया है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा की थी और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और साथ ही प्रियम्बल को हमने जाना था। और उसी कड़ी में एक हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम दो तीन चीज एक लिखे थे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जब हम अमेंडमेंट पावर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें एक आर्टिकल आती है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, किसी भी पार्ट विथ लीगल प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 क्या कहती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, मीन्स उसमें संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो खुद ही अपने आप को बदलने की शक्ति रखता है। इसका ही एक एग्जांपल आर्टिकल 368। अब आते हैं रिबेरी केस में। कल का हमारा क्वेश्चन था कि क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है, इज प्रियम्बल अमेंडेबल, और क्या हम उसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस केस को देखते हैं, थोड़ा सा एक जस्ट एक ग्लेंस पे। रिबेरी केस में इसमें कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हम उसे अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट नहीं है इसलिए हम अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन उस केस में एक गलती हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सारे आर्टिकल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, सबके सब सेम प्रोसीजर से फॉलो हुए हैं, सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट हुए। और इसके साथ ही प्रियम्बल भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट हुआ है। तो ये क्यों नहीं है पार्ट, एक क्वेश्चन नोट किया था उस टाइम पे। ये केस है 1960 का। फिर उसके बाद आते हैं केशवानंद भारती केस में। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाए कि उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, लैंडमार्क जिसको जजमेंट आप बोल सकते हैं, उसमें 20-25 ऐसे जजमेंट हैं जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है, हमारे बेसिक डॉक्ट्रिन को बचाया। अभी हम बेसिक डॉक्ट्रिन भी समझेंगे, बेसिक डॉक्ट्रिन होता क्या है। हमारे संविधान को बचाया है, हमारे देश की लोकशाही, जो लोकशाही लोकतंत्र होती है, मीन्स एक निरंकुश शासन, एनार्की, या गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेट करना लोगों पे, लोकतंत्र को खतरे में डालना। 20-25 ऐसे ऐसे केस है जो इन सब चीजों को रोक के रखा है, नहीं तो कब के हमारे जो पॉलिटिशियन है वो हमारे देश को बेच के खाते हैं। ये हमारी जुडिशरी की इतनी ताकत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ताकत है कि हमें बांध के रखती है, हमें बाइंड करके रखती है कि हम बिना विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई काम नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ऐसे ऐसे प्रोविजन है, हम आज से ऑलमोस्टली हम सारे प्रोविजन को जानना स्टार्ट कर देंगे कि आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए। इतने बढ़िया बढ़िया प्रोविजन है कि आप सोचने में मजबूर कर जाएंगे कि ऐसा भी था हमारे पास, ऐसा भी अधिकार था। केशवानंद भारती केस में देखते हैं। केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था 24 अप्रैल
1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि चूंकि प्रिएम्बल भी एडॉप्टेड है एज इट इज सारे आर्टिकल के थ्रू जैसे, तो प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, और साथ ही प्रिएम्बल भी अमेंडेबल है, ठीक है, किसके अंदर? आर्टिकल 368 के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बात ये एक उसकी एक फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक बात कोर्ट ऑन द रिकॉर्ड होती है, मींस कहीं कहीं उसकी एक एक बात अपने आप में कानून है। कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड जिसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, मींस उसकी एक एक बात लैंडमार्क होती है, ठीक है, और आगे के केसेस में रेफरेंस के तौर पे यूज की जाती है और एज लॉ। इसलिए कहा गया था केशवानंद भारती केस में कि प्रिएम्बल, हाँ प्रिएम्बल भी संविधान का पार्ट है और वो भी अभिन्न पार्ट है, और साथ ही प्रिएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत क्योंकि वो संविधान का पार्ट है। लेकिन संविधान ये ना भूले कि अमेंड करने की शक्ति, बात को गौर कीजिएगा, कि अमेंड करने की शक्ति संविधान को बदलने की शक्ति है। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आप संविधान को बदल नहीं सकते, आप रीराइट नहीं कर सकते संविधान को। आपके पास अमेंडेबल पावर है, आपके पास एब्सोल्यूट पावर है अमेंड करने की, लेकिन अमेंड करना, आप ये ना समझे कि अमेंड करने का मतलब संविधान को रीराइट करना है। और साथ ही एक डॉक्ट्रिन दिया जो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कभी हम केशवानंद भारती पढ़ेंगे केस तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे। हालांकि ये वर्ड बीच बीच में आती रहेगी। अब उनके एक लॉयर थे केशवानंद भारती के, हम केशवानंद भारती के जब केस बढ़िया से डिटेल में देखेंगे तब इस बारे में हम और ज्यादा विस्तृत में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा रेफरेंस पे देखते हैं इसको। इनके लॉयर थे नानी पालकीवाला। अगर इंडिया के लॉ के इतिहास में सबसे बड़े लॉ इमिनेंट्स अगर कहा जाए जुडिशरी में तो नानी पालकीवाला का नाम आता है। इन्होंने ऐसे ऐसे केस लड़े हैं कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। फिलहाल थोड़ा इसको देखते हैं। तो इनके लॉयर ने पूछा, नानी पालकीवाला ने पूछा कि फिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की ऐसी बातें जो कि संविधान का मूल ढांचा बताती है, मीन्स उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसका मूल ढांचा बताती है, उसकी आइडियोलॉजी बताती है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। आप संविधान में अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संविधान के आप बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फिर नानी पालकीवाला ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि जैसे हो गया सोवरिन, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, और बोला कि और हम समय आने पे बताएंगे, टाइम टाइम पे हम इसका इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। और एज एग्जाम्पल के तौर पे ये 2-3 बता दिए और बोले कि हम टाइम आने पे हम और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। और समय आने पे बहुत बार ऐसे हुए हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत सारे लॉ को खारिज किए गए हैं। टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया है इस बात का, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब तो इसमें बहुत सारे चीज आ गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। तो आपका ये क्लियर हो गया कि प्रेमबल है कि नहीं हमारे केस में। चलिए इसको मिटाते हैं।
नानी पालकी वाला अब नानी पालकी वाला के बारे में एक बात बताता हूँ। एक केस था, आपको पता है हमारे संविधान की सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारा संविधान सब बहुत ऐसे ऐसे राइट देती है जो हमें और लोग से मतलब एक अच्छा जीवन जीने की शैली देती है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना सिखाती है, हमें सुरक्षा देती है, हमें सिक्योरिटी देती है। किससे? सब कुछ से। और इसकी एक बहुत पावरफुल भी इसके बहुत सारे इंसिडेंट मुझे देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो एक केस हुआ था, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि संविधान हमारा कितना पावरफुल है। इंदिरा गांधी, आप लोग सब लोग भली भांति परिचित होंगे। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। इसमें था पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ये एक्ट कहती है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होंगे उनके पास क्या क्या राइट होंगे, उनको क्या क्या शक्तियां दी जाएगी, वो कैसे अपना प्रचार प्रसार करेंगे। आचार संहिता जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, सब इसी की उपज है। ठीक है, आचार संहिता जैसे आपने वर्ड सुने होंगे, सब इसी की उपज है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी ने ये डिसीजन आया था 1973 में। ठीक है, ये केस हुआ था 1971 के अराउंड हुआ था, दिसंबर में, जब 1971 में बांग्लादेश भी बना था। उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे ना, उसके टाइम की ये केस है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश हुआ था। इस लेडी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इतनी पावरफुल लेडी थी, आयरन लेडी थी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश हुआ था, उसके बाद की ये केस है। ठीक है, 1971 के में क्या हुआ था कि लास्ट में दिसंबर के महीने में इलेक्शन आने वाले थे। 1972 में इलेक्शन होने वाले थे, उसको सॉरी 1973 में इलेक्शन होने वाले थे, तो उसको 72 में कर दिया गया। 1 साल पहले इंदिरा गांधी ने करवा दिया। ठीक है, 1972 में केस हुआ था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या हुआ था कि राजनारायण जी यहाँ से रायबरेली से इंदिरा गांधी और राजनारायण दोनों ने एमपी का इलेक्शन लड़ा। इसमें राजनारायण जी की हार हो गई, इंदिरा गांधी जी वहां पे बहुमत से जीते। फिर इन्होंने केस किया हाई कोर्ट में। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक ऐसा क्लॉज है कि जब भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे तो सीधा हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट चले गए कि इंदिरा गांधी जी ने अवैध तरीके से चुनाव जीता। इनके 14 आरोप थे, राजनारायण जी के एलिगेशन थे। किसके ऊपर? इंदिरा गांधी के ऊपर। 14 में मेन 2 आरोप, 14 में से 12 आरोप खारिज हो गए, 2 आरोप बचे। 2 आरोप में पहला आरोप था कि इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूज किया है मंच बनाने में। मंच आप लोग समझते हैं ना, जिसपे स्टेज, जिसपे प्रचार प्रसार करते हैं, और वो भी दूसरा था सर्विस पीरियड में। ये 2 आरोप जो कि सिद्ध हो गए। राजनारायण जी का क्या 14 एलिगेशन थे इनके ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर, कि इन्होंने अवैध तरीके से मिसयूज किया है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को
इलेक्शन जीतने के लिए, जिसमें से 12 आरोप तो खारिज हो गए, 2 आरोप बचे। पहला आरोप था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का यूज किया है मंच बनाने में, दूसरा कि उनके सर्विस पीरियड के विद इन किया है। ये प्रूफ हो गया। बात है 18 मार्च के राउंड की। 18 मार्च 1975, ठीक है, 18 मार्च 1975 की बात है। इस दिन इंदिरा गांधी को समन किया जाता है कि आप कोर्ट आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आप सोच सकते हैं हमारे देश संविधान की कितनी पावर है। एक पद पे रहते हुए प्रधानमंत्री को समन किया जाता है कि आप कोर्ट आइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आई। इनसे 18 घंटे पूछताछ हुई, 18 घंटे, एक पीएम से, देश की पीएम से, और एक हाई कोर्ट पूछता है। पूछने के बाद क्या हुआ कि जब उसका जजमेंट आया जिसमें इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहा गया है कि जब कोई कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या गवर्नमेंट एजेंट का गवर्नमेंट के सर्विस पीरियड में यूज करेगा अपने फायदे के लिए इलेक्शन में, तो उसकी सदस्यता को रद्द की जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी के ऊपर, तब फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था वो था कि इंदिरा गांधी के ऊपर 6 साल के लिए बैन लगा दी गई, ठीक है, हाई कोर्ट ने, किसके? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से। और साथ ही 20 दिन का टाइम पीरियड दी अपील के लिए और न्यू पीएम के लिए। आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री, जिसको एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बैन लगा देती है पद पे रहते हुए 6 साल के लिए, और 6 साल, अगले 6 साल तक कोई वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती है, मीन्स 2 टर्म वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती है। और साथ ही 20 दिन के अंदर नया पीएम बनाने के लिए उनको आदेश देती है, गवर्नमेंट को। पीएम के पद पर से उनका रिजाइनेशन के लिए ऑर्डर देती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि कोई भी पीएम वही बनेगा जो या तो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, पीएम वही लोग बनेंगे, ठीक है। लोकसभा से अगर नहीं आते तो उनको राज्यसभा में किसी भी तरह घुसा दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 6 साल तक आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, राज्यसभा का भी तो इलेक्शन ही होता है, 6 साल तक आप इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे तो आप पीएम बनेंगे कैसे? आप सोच सकते हैं, एक पद पे रहते हुए प्रधानमंत्री को ये हालत करती है कि आपको 6 साल तक बैन किया जाता है इलेक्शन से, और साथ ही आप इस्तीफा देंगे और 20 दिन के अंदर इस देश को नया पीएम घोषणा करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पार्टी को आदेश दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो अपने नए पीएम कैंडिडेट को 20 दिन के विद इन पीरियड ऑफ 20 डेज अनाउंस कर दें। अब सोचिए क्या होता है, ये होता है पावर। हालांकि वो अलग बात है कि इन्होंने 20 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और स्टे लग गया, स्टे ऑर्डर लग गया। ये बात कब की है? 18 मार्च की है, ठीक है। और इसी साल 25 जून को 1975 को इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हुआ था, आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी। जब हम आर्टिकल 359 पढ़ेंगे, 359 से 361, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल कैसे लगाया जाता है। इसी साल, यही 6 साल के बाद, 6 साल इनको बैन किया गया इंदिरा गांधी को, और उसी के 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक 3 महीने बाद इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। और आपको पता ही होगा, अगर आपने इमरजेंसी के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी का पीरियड बहुत सबसे खराब होता है।
और हमारे देश में आज तक 3 बार इमरजेंसी लगा। तीनों पे हम चर्चा करेंगे कभी, फिलहाल ये देखते हैं। और इनके आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनके जो लॉयर थे वो थे नानी पालकीवाला, इंदिरा गांधी के। ये तो पूरा समझ गया आप कि इसमें कैसे क्या हुआ। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, ऑनरेबल जज जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने ये डिसीजन दिया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के जो सबसे जो क्लोज लोग थे, सबसे जो मतलब जो एकदम क्लोज होता है, वो 5 लोग थे। 5 लोग में इनका समीकरण बहुत बहुत अच्छा समीकरण। देखिए इसमें कौन कौन है। एक थे पीएन हक्सर, जो कि उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा से थे। दूसरा थे डीपी धर, जो कि कैम्ब्रिज से इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली थी और ये अर्थशास्त्री थे। तीसरा थे आर एन काओ। ये नाम सुन के थोड़ा आपको अजीब लगेगा। ये आर एन काओ वही है जिन्होंने आर एंड ए डब्ल्यू की स्थापना की। आर एंड ए डब्ल्यू से आप शायद नहीं समझे होंगे। आपने रॉ का नाम सुना है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की खुफिया विभाग है। आर एन काओ साहब वही है जो रॉ की स्थापना की, और ये पहले डायरेक्टर भी थे रॉ के। ये हमारे देश के संविधान का पावर। अब उम्मीद है कि आप संविधान का पावर समझ गए होंगे। पावर समझने से एक ये भी फायदा होता है कि हम उस चीज को समझने में और रुचि रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको संविधान समझने के लिए आप उत्सुक हो गए होंगे, और ना होंगे तो प्लीज हमें बात बताइए कि क्या है वो वजह। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर कोई आपको कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। मुझे उम्मीद है कि या आपके पास किताब होगा या फिर आप नेट पे देख रहे होंगे। आर्टिकल 1 कहती है, आर्टिकल 1 कौन से पार्ट में? पार्ट 1 में, ठीक है। कल हमने कितने पार्ट बताए थे? 22 पार्ट। 22 पार्ट में पहला पार्ट कौन सा है? आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट, पार्ट 1। इसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं आर्टिकल लिखने से बचता हूं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने बुक में देख लेंगे या नेट से देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल इसके बहुत लंबे लंबे इंग्लिश में है, इसलिए मैं उसको लिखने से बचता हूं। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला है पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला आर्टिकल कहता है द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया। उसमें पहला आर्टिकल का सब क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
इसमें एक वर्ड है यूनियन, इससे क्या समझते हैं? बहुत सारे लोगों का उत्तर होगा संघ हिंदी में। अगर ये संघ है तो फिर ये क्या है? फेडरल। इसका भी मतलब तो संघ होता है। और ये भी संघ है तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरल। इसका भी मतलब तो परिसंघ होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंडिया दैट इज भारत पहला आर्टिकल है, उसमें कहता है कि शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? इंडिया, उसी को हम भारत बोलते हैं। वो एक राज्यों का संघ है। अब ये संघ है तो फिर ये क्या है और ये क्या है? चलिए एग्जांपल से एक समझते हैं। कॉन्फेडरल मीन्स क्या होता है कि ऐसी यूनियन, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर। मान लीजिए आप एक ईंट का दीवार बनाते हैं, ठीक है, बिना सीमेंट के, बिना कंक्रीट के, सिर्फ ईंट को रख देते हैं। दीवार मजबूत बनेगी? नहीं बनेगी। आप जब चाहे उसमें से आप एक ईंट निकाल सकते हैं, तो समझ लीजिए वो ईंट हो गया देश, ठीक है, और जो पूरा ईंट का जो दीवार हो गया, सॉरी ईंट हो गया और राज्य, ठीक है, और जो पूरा जो ईंट बन के एक दीवार बनना वो हुआ कंट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरल। ये बड़े नाजुक किस्म के यूनियन होते हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में इसका अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब पहले था, अभी नहीं है। पहले स्विट्जरलैंड था, अब नहीं है। इनमें क्या होता है कि सबके पास अपना अपना संविधान होता है, ठीक है। हर एक के पास संविधान होता है, हर के पास वो अपने झंडे होते हैं, अपने राष्ट्रगान होते हैं, अपने दिस डेट सारा कुछ होता है। ये सब मिल करके अपने कुछ कुछ अधिकार इस कंट्री को देते हैं, ठीक है, समझ गए? अपने कुछ अधिकार कंट्री को देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फेडरल। ये बहुत कमजोर किस्म के होते हैं। अब आते हैं फेडरल पे। फेडरल क्या होता है कि फेडरल ऐसे कंट्री को बोलते हैं जो बहुत सारे स्टेट से मिलकर के बना है, लेकिन इसमें बिना सीमेंट और बिना कंक्रीट की दीवार थी, इसमें कंक्रीट है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मजबूत है। इसके पास भी, हर किसी के पास अपना संविधान होता है, अपना झंडा होता है, अपनी भाषाएं होती है, अपनी सारा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम कितना भी कंक्रीट का दीवार हो, हम उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ ही सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। इनके मतलब ये एक दूसरे से एग्रीमेंट, ये कंट्री एग्रीमेंट के बेसिस पे रहती है। इन लोगों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई रहती है, एग्रीमेंट साइन हुई रहती है। ये सब मिल करके एक देश को फॉर्म करेंगे। हर किसी के पास अपना अपना अलग अलग झंडा है, अपना अपना अलग अलग संविधान है, अपना अपना अलग अलग भाषा है, और ये सब मिल करके अपने कुछ कुछ राइट कंट्री को देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 50 स्टेट्स हैं। क्या? अब आते हैं यूनियन पे। यूनियन क्या होता है कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों फेडरल और ये कॉन्फेडरल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनियन पे। यूनियन क्या है? ये भी एक ईंट की दीवार है, इसमें सीमेंट कंक्रीट से भी ये बना हुआ है, और साथ ही इसके ऊपर प्लास्टर भी किया गया है, ठीक है।
अब प्लास्टर को आप कितना भी छीनिए हथौड़े से तोड़िए, वो टूटेगा नहीं जल्दी। वही इंडिया है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेम है। इंडिया क्या है कि एक यूनियन है। इंडिया में जब 1947 की बात है, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उस टाइम पे 545 प्रिंसली स्टेट थे। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 to 10 मिनट हम समझेंगे। 545 अलग अलग राज्य थे। अब ये 545 अगर मिल करके एक इंडिया बनाते तो ज्यादा चांसेस होते थे, अगर हम फेडरल रहते, अगर सबके पास अपना अपना संविधान रहता, अपने अपने झंडा रहता, तो ये बात आपको सुनने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हम मान लीजिए हम दिल्ली से अगर पटना जाना होता तो पहले दिल्ली देश से गुजरते, फिर हरियाणा देश में इंटर मारते, फिर आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश देश में एंट्री मारते, फिर लखनऊ देश में एंट्री मारते, फिर इलाहाबाद देश में एंट्री मारते, फिर जाकर के पटना देश में आप एंट्री मारते। एक कंट्री के विद इन कंट्री हो जाते बहुत सारे। मुझे उम्मीद है कि ये किसका कंट्रीब्यूशन आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ये सरदार पटेल जी का कंट्रीब्यूशन है, और लॉर्ड माउंटबेटन का, और बीपी मीना का। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये कंट्रीब्यूशन है कि आज हम जो इंडिया देख रहे हैं वो है। तो वहां पे फेडरल बनाने में बहुत सारी समस्याएं थी। मीन्स कि देश टूट सकता था, एक नया देश बना था, वो टूट सकता था बहुत सारे पार्ट में। इसीलिए इसको फेडरल ना कर करके यूनियन बनाया। यूनियन में क्या है कि कोई स्कोप ही नहीं है कि तुम अलग होगा, स्कोप ही नहीं है, स्कोप खत्म। हाँ, इसके बहुत सारे शक्ति होंगे जो सेंटर के पास होंगे, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, एविएशन, उसके बाद डिफेंस, बैंकिंग, और भी बहुत सारे हैं। हम जब लिस्ट पढ़ेंगे, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, उसमें हम जब से 7 शेड्यूल में है वो, कि जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें बहुत सारे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो हम उसमें देखेंगे क्या क्या स्टेट के पास रखी गई है और क्या क्या पावर सेंटर के पास है। फिलहाल अभी मोटे मोटे अंदाज में समझते हैं। तो बहुत सारे पावर सेंटर को दी गई है, सुप्रीम इसमें सेंटर है, ठीक है। इसमें देश से हटने का कोई स्कोप नहीं है। अब समझिए कि हमारा यूनियन क्यों है। चल, ये आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 था, ठीक है। अब आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ना समझने की परिस्थिति में कृपया कमेंट बॉक्स खाली है, निसंकोच आप पढ़े। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 ये क्या कहता है कि द स्टेट्स and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. The states and the territories आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 पे आते हैं। The state and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. अब देखते हैं कि ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है। पहले इसमें दो बातें आएंगी, एक तो आएगा फर्स्ट शेड्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 शेड्यूल है, उसमें से पहला शेड्यूल ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। फर्स्ट शेड्यूल ये है कि ठीक है, अब बताइए कि भारत में इसमें ये आर्टिकल कहती है कि ठीक है, हमने मान लिया कि भारत राज्यों का संघ है। अब ये बताइए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कहता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि भारत राज्यों का संघ है। अब ये बताइए कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य हैं। तो संविधान कहती है कि हम ठीक से ऐसे नहीं बताएंगे, आपको उसके लिए फर्स्ट शेड्यूल पढ़ना होगा। और आप फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल में
फर्स्ट शेड्यूल आता है पार्ट 6, 7, 8, 9। अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे क्या है, और ना पढ़े होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ फर्स्ट शेड्यूल है क्या। हमारा जब देश आजाद हुआ था ना, तो 4 टाइप के स्टेट थे, ठीक है। एक को बोलते थे ए, एक को बोलते थे बी, तीसरे को बोलते थे सी, चौथे को बोलते थे डी। पार्ट 6 जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 152 से 237 है। पार्ट 7 में 238 है, पार्ट 9 में 243 है, पार्ट 8 में 239 से 242 है। अब आप बोलेंगे कि हम तो एक ही टाइप के राज्य सुनते थे, 4 टाइप के कहां से आ गए। पार्ट ए में जो थे जो स्टेट, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके पहले की हर जड़ से बात समझेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाए। ये 1947 की बात हो रही है, ठीक है। पार्ट ए में ऐसे राज्य थे जो हमें ब्रिटिश ने दिया था या जिसका जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था मेंशन। जैसे हो गया यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अब उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पार्ट बी में वैसे राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट थे। आप लोग प्रिंसली स्टेट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अब समझेंगे, अब प्रिंसली स्टेट हम लोग समझेंगे। प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट थे जिनके पास अपनी खुद की आर्म फोर्सेस थी, सेनाएं थी, जिनके जो राजा थे उनको राज प्रमुख कहा जाता था। उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। उनको प्रिवी पर्स दिया जाता था। प्रिवी पर्स भी हम समझेंगे, प्रिवी पर्स हम 2-4 दिन में समझेंगे, फिलहाल ये देखते हैं। इसमें आते थे मैसूर, हैदराबाद का नाम सुना है? अभी वाला हैदराबाद नहीं, पहले वाला हैदराबाद। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो आप लोग सब लोग परिचित होंगे, आजकल बहुत ज्यादा ही विवादित में रहता है। जूनागढ़ का नाम सुना है, जो कि अभी गुजरात में है। ये सारे स्टेट थे, और भी बहुत सारे थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। और 8 में वो जगह थी जिसको कमिश्नरेट बोलते थे, मीन्स प्रांतीय, मीन्स छोटे छोटे। जैसे पेप्सू का नाम सुना है? पटियाला ईस्ट, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, या फिर आपने फिर दिल्ली का नाम, दिल्ली, या फिर और भी सारे जो छोटे छोटे थे वो सब आते थे इसमें, जो एज अ छोटे छोटे जो स्टेट थे, जिसको कमिश्नरेट बोलते थे, जो प्रांतीय होते थे, उनको डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करती थी,
उसके दो चार एग्जांपल और हैं। मणिपुर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इन पे डायरेक्ट अंग्रेज शासन करती थी, ठीक है। हाँ, एक और है नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा। इसको बना दिया गया यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 6 हो गया स्टेट, ये हो गया प्रिंसली स्टेट, हम इसको पीएस बोल रहे हैं, और ये हो गया यूटीज। और पार्ट 9 में सिर्फ एक ही था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे देश का इतिहास जाने कि आज जो आप भारत देख रहे हो कैसा भारत था, इसको बनाने में क्या क्या चुनौतियां की गई है। 1956 में एक 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मुझे वहीं पे बता दें कि जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत इसको समझ पा रहे होंगे। समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। आपसे गुजारिश है कि लंबे वीडियोज होने के कारण आप इसको 2 पार्ट में देखें, और जहां भी आपको लगे कि अब तनाव ज़्यादा हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक मार लें, पॉज मारें, घूम फिर के आए, फिर पढ़ाई करने बैठे। और मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आपके काम की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा तो आदत है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेक ले सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। हम लोग थे, आप कंफ्यूज ना होंगे, हम लोग थे फर्स्ट शेड्यूल में, हम लोग थे आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 क्या कहती है कि भारत में वो स्टेट होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में होंगे, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट शेड्यूल वहां पे आ गया, अब वहां पे जानेंगे फर्स्ट शेड्यूल होता क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल में 9 पार्ट है, ठीक है, पार्ट 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये बेसिकली बताती है कि हमारे यहाँ स्टेट कौन कौन से होंगे और उनके नाम क्या है। पार्ट 6 क्या कहती है, वैसे स्टेट जो हमें ब्रिटिश दे के जाएंगे, ब्रिटिश सत्ता हमें देंगे। पार्ट 7 वो कहती है कि ऐसे बदमाश राज्य जिनके लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है तो इसमें एडजस्ट कर सकें। मीन्स बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे राजाओं की, कि ठीक है हम आपसे एनेक्सेशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, विलय पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस पर साइन करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या। तो ठीक है, सरदार पटेल साहब ने बोला कि क्या चाहिए आपको, बोले कि हमें अपने आर्म फोर्स चाहिए। बोले ठीक है ले लो। बोले कि हमें राज प्रमुख का दर्जा मिलना चाहिए। बोले ठीक है, वो भी चलो। फिर बोले कि हमें बहुत एकदम आलीशान महल, मतलब आलीशान वाला जिंदगी चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने तो हमारे राजपाट छीन लिया। बोले ठीक है। सरदार पटेल का उस टाइम का जो टेम्परामेंट था, उनका कहना था कि एक बार इनको आने दो, फिर इनको बताते कि क्या करेंगे इनके साथ, इनको एक बार बस भारत में मिलने दो, फिर इनको समझाते। सारा ऑलमोस्ट सारा मैटर ठीक हो गया। 5, अगर सरदार पटेल को अगर कहा जाए कि 500 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें सरदार पटेल को 498 मार्क्स आएंगे। सरदार पटेल साहब ने इतना बढ़िया काम किया है, सारे जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको एक मर्ज किया है हमारे इंडिया में। आज जो आप यूनिफाइड इंडिया देख रहे हैं,
उन्हीं की देन है। तो ये वैसे स्टेट थे जो बड़े नखरे किस्म के, जो बड़े थे थोड़े वो, जैसे मैं हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। पार्ट सी में जो आते हैं वो, इसमें ऐसे स्टेट से जो छोटे थे साइज में, ठीक है। और डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार। ये आपने समझ गया फर्स्ट शेड्यूल क्या क्या कॉम्बिनेशन फर्स्ट शेड्यूल का। अब हम लोग थोड़ा सा एक सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट की तरफ देखते हैं। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अमेंडमेंट वो होता है जो संविधान में बदलने की प्रोसीजर होती है। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1956 में। ये नेहरू जी ने लाया था, ठीक है। बहुत सारे लोग नेहरू जी को गाली देते हैं, बोलते हैं देशद्रोही है, ये किया वो किया। मैं कहने से बचता हूँ कि मैं कहने से बचता हूँ। मैं आपको अब उनका एक काम बताने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या किया देश के लिए। देखिए, हर सरकारें काम की अपने अपने हिसाब से, हर सरकारों ने अपना काम किया। किसी ने कंप्यूटर लाया, किसी ने एविएशन इंडस्ट्री लाया, कोई डिजिटल इंडिया पे ले जा रहा है, कोई हमें एक यूनिफाइड इंडिया बना के दिया। हमारे अगर दादाजी ही नहीं होते तो हम कहाँ से होते? तो कहीं ना कहीं हम हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचना चाहिए, और ऐसे दौर में जो कि डिजिटल इंडिया का है, जो जहाँ पे फेक न्यूज़ ज़्यादा वायरल होते हैं, उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सरदार पटेल को पीएम बनना चाहिए। अरे बताओ यार, मैं कल बताया था 1952 में जनरल इलेक्शन हुए थे। सरदार पटेल की दिसंबर 1950 में डेथ हो गई थी, कैसे बनेंगे 1952 में वो पीएम? पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, ठीक है। अगर जिंदा रहते तो पीएम बनते, लेकिन उनकी मृत्यु भी 1950 में हो गई थी, संविधान लागू होने के कुछ दिन बाद, तो कैसे बन जाते? हाँ, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, उन्होंने जाते जाते अपना काम बखूबी निभाया। 1956 में नेहरू जी ने क्या किया? अगर आप संविधान पढ़ेंगे ठीक से तो उसमें एक पार्ट नहीं है, पार्ट 7। 1957 के 6 में, सेवेंथ अमेंडमेंट में इस पार्ट को डिलीट कर दिया संविधान से। डिलीट ही कर दिया इस पार्ट को, और इसको भी कर दिया। अब बताओ, अब उन्होंने साफ साफ कहवा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा करके लिखवा दिया कि अब से सिर्फ एक टाइप के राज्य होंगे, वो पार्ट 6 में होंगे, ठीक है। पार्ट 8 वाले को हम यूटीज बोलेंगे, ठीक है। पार्ट 9 हट गया, तो आर्टिकल 243 खत्म, आई आर्टिकल 238 खत्म, पार्ट 7 खत्म ही कर दिया उन्होंने। ये किया था नेहरू जी ने। इन सारे राजाओं की, राज प्रमुख की स्टेटस, 21 तोपों की सलामी, प्रिवी पर्स तो कुछ बहुत दिन चला भी, इनके आर्म फोर्सेस सारे के धरे रह गए। ये बहुत विरोध करने लगे। इन्होंने कहा कि हमें संविधान के द्वारा सुरक्षा मिली हुई है, आप भी ऐसा नहीं कर सकते। नेहरू जी का एक क्लियर कट स्टेटमेंट था कि अगर हम संविधान बना सकते तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं, जो कि हमने किया। हमने संविधान में लिख करके आपको ये दर्जा दिए थे, अब मैं उसी लिखे हुए को हटा करके आपसे दर्जा छीन रहा हूं, क्योंकि टाइम आ गया था। अब टाइम ऐसा आ गया था कि भारत एक कंट्रोल में हो गया था, यूनिफाइड हो गया था ऑलमोस्ट। इन सब को एक दिन में महल से रोड पे ला दिया। और इसके बाद तो इनकी बेटी ने, इंदिरा जी ने, उससे भी बढ़िया काम किया, प्रिवी पर्स हटाकर। प्रिवी पर्स हम बताएंगे कभी, जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखेंगे तो बता। ये रोड पे आ गए। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पूरे के पूरे इनकी सारे कुछ धरा का धरा रह गया। अंडमान एंड निकोबार यहां चला गया, यूटीज में, ठीक है। चल, लास्ट में 73rd अमेंडमेंट जो आया था, उसमें फिर से पार्ट 9 को जिंदा किया गया था, 243 आर्टिकल को। और इसमें जो हम उस दिन बता रहे थे
पंचायती राज हो गया, उसके बाद 97th अमेंडमेंट में सहकारिता समिति, ये सब इसमें लाया गया, इसको बहुत बड़ा किया गया है। अभी इसमें पंचायती राज सब आते हैं, ठीक है। पंचायती राज हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ये सब आर्टिकल 243 में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी देश को यूनिफाइड करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है, बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देखना पड़ता है। अभी जो आपको रिसेंटली याद होगा 5 अगस्त 2019 को, सब लोग सोच रहे थे हुआ कैसे। अगर जिसको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रोविजन को हटाया गया। कुछ दिन पहले उसका सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। आर्टिकल 370 को हटाया गया। बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन बोल रहे थे कि इच्छा पूछी नहीं गई, प्लीमिसाइड नहीं करवाया। बाद में ना कोई इच्छा उच्छा नहीं पूछी जाती है। अगर देश को एक करना है ना, तो कहा जाता है कि अगर सोसाइटी की इंटरेस्ट देखनी है तो कई सारे इंडिविजुअल्स को दबाने पड़ते हैं। जो काम इटली में गैरिबाल्डो ने किया था, इटली को एक किया था, इटली के आप यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, एकीकरण पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उसमें गैरिबाल्डो ने बहुत अच्छा काम किया था। वही काम अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में किया। अमेरिका में 7 जो राज्य थे, टेक्सास हो गए, फ्लोरिडा हो गए, इंडियाना हो गए, और भी एक दो तीन और थे। इन्होंने अमेरिका से युद्ध किया था, वॉर किया था, भी ठीक ठाक वॉर किया था, और वो भी बहुत भयंकर हुआ था वॉर। अब्राहम लिंकन ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी टेक्सास की। ये तो फेडरल कंट्री है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब चाहे तब आप अलग हो सकते हैं, जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने इन सबकी ईंट से ईंट बजा दी, अलग होने नहीं दिया, जबरदस्ती नहीं होने दिया। 7 राज्य थे, ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, केस कर दिया कि ऐसे ऐसे बात है, हम अलग होना चाहते हैं लेकिन अलग होने नहीं दे रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड कुछ खास नहीं होता है। उनका भी रहता है कि उन्होंने भी देखा कि 7 राज्य हैं, देश से अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये देश बिखर जाएगा। इस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर का स्टैंड होता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस थोड़ा सा अपना रास्ता बचा के निकल जाना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, केस हुआ, टेक्सास के लॉयर ने कहा कि हमें निकलना है, हमें देश से मतलब हमें यूएसए में नहीं जाना, हमें यूएसए से बाहर जाना। यहाँ के संविधान में जबकि लिखा गया कि जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अलग हो सकते हैं, बात लिखी हुई है, सही है, लेकिन अलग तब होना है कि जब आपके पास कोई भी सिचुएशन ऐसा ना हो रहने के लिए, कोई सिचुएशन आपके पास ना हो। टेक्सास ने कहा कि हमारे पास कोई नहीं, हम अलग होना चाहते हैं, मीन्स अलग होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक काम होता है वो इंटरप्रिटेशन करना, मीन्स वो वाला चश्मा लगाया और फिर बात का उसको बताया कि कैसे कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो असल काम है वो इंटरप्रिटेशन करना। इन्होंने बोला कि टेक्सास ने बोला कि नहीं है हमारे पास सिचुएशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, वो हम बताएंगे कि है या नहीं है। भले कितनी पति पत्नी में लड़ाई हो जाते, झगड़े हो जाते,
लेकिन डिवोर्स लेने से पहले जज पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई है ऐसा ऑप्शन तो आप रह सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब आप अलग हो। डिवोर्स का तो है ही प्रोविजन, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब जाकर आप सेपरेट हो। सेम यही हुआ था यहाँ के। ठीक है आपके पास ऑप्शन, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब जाके आप सेपरेट हो। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो हम आप प्रूफ कीजिए कि नहीं है, और वो हम बताएंगे है या ना। और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में, कि यूएसए की सुप्रीम कोर्ट जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कर सकती है। सोच सकते हैं, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोले कि नहीं, आप हमें प्रूफ कीजिए। और ये एड़ी चोटी लगाते रह गए, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यूएसए में रहने का। क्योंकि देश को एक करना मजाक थोड़ी है। देश को एक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। और फिर बोला कि ठीक है 10 साल बाद आओ, फिर देखते हैं, अभी तुम्हारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, अभी कोई उपाय नहीं है, बाद में आना। ऐसे करते करते आज तक टेक्सास से अलग नहीं हो पाया। और ये समझ रहे हैं कि हम 370 ले आएंगे वापस तो हम अलग हो जाएंगे। अरे भाई साहब, ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। आप इंडिया के पार्ट हैं, आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते। इंडिया आप में है और आप इंडिया में है। ये हो गया टेक्सास का। ऐसे ही हुआ था, आपको पता है हैदराबाद कैसे लिया गया था? हैदराबाद में चला था सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो। सरदार पटेल का एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था, ठीक है हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम आ जाओ चुपचाप से, वरना हमारे पास दूसरे भी हथियार हैं। उनका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था, ठीक है आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो हमारे पास दूसरा हथियार है। हैदराबाद का निजाम चाहता था, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो हैदराबाद बीच में पड़ता है। हैदराबाद, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, मुझे इंडिया का मैप तो ठीक से नहीं आता ड्रॉ करने, तो ये हैदराबाद यहाँ पे, इसके साइड में है, एक साइड है तेलंगाना, इधर है कर्नाटका, ये बीच में हैदराबाद है, और नीचे है केरला। मीन्स ये लैंडलॉक है, और यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश। हैदराबाद का निजाम बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। एक बेवकूफी वाली बात है यार, अब बताओ कैसे जाएंगे? ये कैसे जाएगा पाकिस्तान में? कोई तुक की बात नहीं है। ऑपरेशन पोलो के तहत 5 दिन लगी थी। सरदार पटेल ने, हालांकि यूएन में चले गए थे, यूनाइटेड नेशन में। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि एक गलती किया था कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था ना, तो उन्होंने 3 कंडीशन दिए थे। एक कंडीशन थे कि आप तो इंडिया में मर्ज हो जाइए, दूसरा था कि आप पाकिस्तान चले जाइए, तीसरा था कि आप फ्री स्टेट हो सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब आप सोच सकते हैं कि एक देश में बीच में कैसे कोई अलग कंट्री होगा, एक देश के अंदर देश कैसे हो सकता है? हर जगह तो मामला सेट हो गया, हैदराबाद में फंस गया। हैदराबाद के निजाम बोल रहे थे कि नहीं, अब हमें पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, मुस्लिम मेजोरिटी है। सरदार पटेल ने बोला कि नहीं भाई, ये कैंसर है हमारा, हम कैसे, कैंसर जैसे था, हम इसको अलग नहीं होने दे सकते। 5 दिन लगे। हैदराबाद, ये क्या किया कि हैदराबाद के जो निजाम थे यूएन में चले गए कि मुझे नहीं होने दिया जा रहा है, आर्म फोर्स को भेज रहे हैं मेरे ऊपर कब्जा करने के लिए। यूएन का थोड़ा प्रेशर था। फिर सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में अपने आर्मी के जवान को भेज करके
5 दिन में हैदराबाद को खाली करवा दिया। 5 डेज में। बधाई हो, हैदराबाद आपका हुआ। 5 दिन लगे, बस 5 दिन का खेल था। ऑपरेशन पोलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैदराबाद में पोलो के बहुत सारे ग्राउंड थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो बोला जाता है। 5 दिन लगे धूमधाम से, डंके की चोट पे हैदराबाद हुआ। आज जो भी लोग बोलते हैं कि जनमत संग्रह कराइए, इच्छा उच्छा, अरे कुछ नहीं होता है यार। आज हैदराबाद धूमधाम से भारत का हिस्सा है, कोई नहीं पूछने जाता है कि क्या हुआ था, लोग जानते तक नहीं है, कोई नहीं पूछता है बाद में कि क्या हुआ नहीं हुआ, सब भूल जाते हैं। मजे से आप 4 मीनार आज आप देख सकते हैं, कोई आपको नहीं बोलेगा कि हम तो भाई निजाम के फैमिली से हैं, या फिर उनके वंशज है, या फिर उनके स्टेट में है, अरे कुछ नहीं पूछता है। आज वो मजे से इंडिया का, जैसे हम लोग जैसे इंडियन है, एज वो भी एज उतने ही इंडियन है। ऐसे ही हुआ था जूनागढ़ में। जूनागढ़ में क्या होता, वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था, और जो वहां की प्रजा थी वो हिंदू थी। राजा बोलता था कि हम जाएंगे पाकिस्तान, ये तो इंडिया हिंदुस्तान जाएंगे। जूनागढ़ अगर आप देखेंगे तो गुजरात का जो मैप है, ये गुजरात का मैप, जूनागढ़ यहाँ पे पड़ता है, इधर पाक है, ये गुजरात का एरिया है, जूनागढ़ यहाँ पे है। ये बोलते थे हम पाकिस्तान जाएंगे, ये बॉर्डर एरिया भी है, ये जा भी सकता था। तो सरदार पटेल ने कहा, सरदार पटेल की एक बहुत अच्छी बात थी कि वो साम दाम दंड भेद सारा यूज करते थे। 4 के 4 फॉर्मूले अपने पास, चारों यूज करेंगे जो जहां पे फिट हो जाए। सरदार ने पटेल ने कहा ठीक है रिफरेंडम करवाते हैं, जनमत संग्रह। इसमें से 90% जो वोट थे वो इंडिया के पक्ष में पड़े, तो जूनागढ़ इंडिया का हो गया। उसके बाद जूनागढ़ को सौराष्ट्र, जो उस टाइम का गुजरात नहीं था, गुजरात में महाराष्ट्र का जो सौराष्ट्र था, सौराष्ट्र, अगर आप सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र सोमनाथ अगर गए होंगे तो सौराष्ट्र एरिया में ही आता है। सौराष्ट्र में मिला दिया गया जूनागढ़ को, बाद में उसे 1953 में तोड़ करके गुजरात बना दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। कोई नहीं पूछता है, जानता भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी इतिहास में बहुत सारी चीज को दबा करके तब देश बनाया गया, ऐसे होता है। हैदराबाद और जूनागढ़ देख लिए। अब आते हैं थोड़ा सा दादरा एंड पुर्तगाल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा। एनएम माही। पौंडीचेरी।
दादर दादर और नागर हवेली, ये आइलैंड है, ठीक है। ये पुर्तगाल के कब्जे में था। यहाँ क्या था कि यहाँ इसको पुर्तगाल को बोला गया कि भाई हमारा जमीन खाली करो। बोला ठीक है, करेंगे। इनको क्या हुआ कि इनको बोला गया कि ठीक है, जमीन खाली करो भाई, तुम्हारा सरदार पटेल बोले। ये खाली नहीं की, बोले कि नहीं भाई हमारा है, हम एक अलग देश बनाएंगे। यहाँ क्या किया था, सरदार पटेल ने विद्रोह करवा दिया, रिवॉल्यूशन करवा दिया। किससे? वहां की जनता से रिवॉल्यूशन करवा दिया। और अगर आप दादर एंड नगर हवेली देखेंगे तो ये दादर एंड नागर हवेली है और ये दमन है। ये भी पुर्तगाल के कब्जे में, ये भी पुर्तगाल के कब्जे में। ये जो समुद्र है ये किसका है? इंडिया में। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर विद्रोह हो रहा है, इसको यहाँ से पुलिस आर्म फोर्सेस लाने के लिए, सेना बुलाने के लिए ये वाटर यूज करना होगा। और ये किसके कब्जे में? इंडिया के कब्जे में। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, आप लाइए सेना को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न हमारा वाटर वेज होना चाहिए, न हमारा एयर स्पेस होना चाहिए। अब आपको दूसरा किसी रास्ते से आप बुला सकते हैं, जमीन है नहीं। सुबह घुसे और शाम तक बधाई हो, आपका हुआ दादर नागर हवेली। डंके की चोट पे ये भी हो गया अपना। बहुत सारे चीजों करने के लिए हमें फोर्स का भी अप्लाई करना होता है। लास्ट में ये पुर्तगाल यूएन में गया। यूएन में उसने बोला कि ऐसे ऐसे इंडिया हमें न वाटर यूज करने दे रही है और न एयर स्पेस एरोस्पेस यूज करने दे रही है। इंडिया ने बोला भाई हम क्यों यूज करने दे, वो हमारा जमीन है। यूएन ने बोला हाँ ठीक है, वो सही बात है, वो क्यों यूज करने दे। और ये डिसीजन आया था 7 साल बाद। और ये दादर नागर हवेली काम था एक दिन का, सुबह गए शाम को दादर नागर नागर हवेली आपका हुआ। ऐसे ही हुआ। एनएम माही में ऐसे ही हुआ, इसको भी वैसे ही कब्जा किया गया। गोवा गोवा का क्या सीन था कि साउथ अफ्रीका में पुर्तगालियों ने कुछ कुछ बहुत लोगों को पीटा था, पुर्तगीज ने। एनएम पुर्तगीज पे बहुत पीटा था, ठीक है ना। ये बात है 1961, गोवा 1961 में हमारे इंडिया का पार्ट हुआ था। और नेहरू जी की एक छवि थी कि वो सोशलिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, समाजवादी व्यक्ति थे। उनको इंटरनेशनल छवि, ये सोशलिस्ट, उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुटबाजी के चक्कर में नहीं रहेंगे, ये सब उनके मन में ज्यादा बैठती थी। एक साउथ अफ्रीका का लीडर आया और बोला कि ऐसे ऐसे कर रहा है। इन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है, अब तो इंटरनेशनल बात हो चुकी थी। इसमें भी सुबह गई पुलिस और शाम को गोवा इंडिया का हो गया। एक दिन का खेल था गोवा 1961 में। ये ध्यान रखिएगा, ये सरदार पटेल नहीं, सरदार पटेल 1950 में जा चुके हैं। ये काम नेहरू जी ने किया था 1961 में। शाम को एक दिन का खेल हुआ, हो गया काम खत्म, गोवा आपका हुआ। पौंडीचेरी में भी वही हुआ। पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांस के कब्जे में थे। फ्रांस लोग अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमसे ज्यादा सिविलाइज, वेल सिविलाइज कौन हो सकता है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है, हम लोगों को ये राइट्स देते हैं, वो देते हैं। सरदार पटेल ने बोला कि ठीक है प्लेबिसाइड करवा लो। 5,000 इंडिया के पक्ष में पड़े थे वोट और फ्रांस के पक्ष में 114 वोट पड़े। बेचारे का कलेजा टूट गया कि हम इसके लिए इतना किया और इसने मुझे ये धोखा दिया।
फिर बोले कि और जगह करवा लो फ्रांस से। उसके बाद अब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दूसरी जगह फिल्मिसाइड करवा। बोला नहीं नहीं, अब हम खुश हैं फिल्मिसाइड से। फिर पौंडीचेरी भी इंडिया का हो गया। एक लास्ट में बचा एनएम और माही पे, तो हमने कब्जा किया था। एक अंडमान निकोबार तो मैंने आपको बोला था, अंडमान एंड निकोबार भी हमारा हिस्सा नहीं था। अंडमान एंड निकोबार अंग्रेज कह रहे थे, जब अंग्रेज जा रहे थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हम ये आपको नहीं देंगे। हम क्यों नहीं देंगे? दमन एंड दीव पे है ना, ऐसे ही कब्जा हुआ था। ठीक है, जैसे दादर नागर हवेली पे किया। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ना समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गोवा हो गया कब्जा, दमन एंड दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, एनएम माही हो गया। एनएम माही पे हमने कब्जा किया था 1954 में। अब बचा एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार, और थोड़ा सा कश्मीर को देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दूसरे आर्टिकल पे जाएंगे। अंडमान निकोबार में अंग्रेज बोल रहे थे कि हम यहाँ पे एक अलग देश बनाएंगे, यहाँ पे एंग्लो इंडियन, एंग्लो श्रीलंकन, एंग्लो बंगाल, बंगाल के जो लोग थे, जो अलग अलग कंट्री के एंग्लो थे, उनको हम ला करके एक हम देश बनाएंगे अंडमान एंड निकोबार। सरदार पटेल ने कहा ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आपने हमारे बहुत सारे साथियों को काला पानी की सजा दी है, उनकी यादें जुड़ी है, इसको तो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। और जबरदस्ती, जो जबरदस्ती अंडमान निकोबार पे सरदार पटेल ने कब्जा किया। अगर असल मायनों में किसी पे कब्जा किया गया तो अंडमान निकोबार। ये हो गया अंडमान निकोबार का। अब आते हैं लक्षद्वीप पे। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है लक्षद्वीप। तो ट्रेंड में मालदीव्स के कारण, मालदीव्स और पीएम नरेंद्र मोदी के कारण। ये एक दिन जाते हैं और यहाँ पे कुछ फोटो शूट करवा लेते हैं, और उस फोटो से शूट से टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। या मालदीव के 3 कैबिनेट के मिनिस्टर वो पीएम और हमारे कंट्री के खिलाफ बोल देते। अब हमारे इंडिया का क्या है कि हम कितने भी धर्म में बटे हो, कितने भी संप्रदाय में बटे हो, कितने भी जाति में बटे हो, लेकिन एटलीस्ट हम लोग भारतीय हैं, और जहां भी देश को एक करने की बात आएगी हम सबसे पहले खड़े होंगे। ये हमारी यूनिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। तो भारत के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई हमारे देश के हो या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दे। चढ़ गए, बाइकआउट मालदीव्स हो गया। अब इसकी टूरिज्म चली गई। अब ये चाइना से मदद मांग रहा है कि आप टूरिस्ट भेजिए हमारे यहाँ। लक्षद्वीप पे, लक्षद्वीप पे को हमारा कैसे हुआ, बहुत इसकी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये बटा हुआ था लक्का, मीना, द्वीप करके 4-5 नामों में बटा हुआ था। क्या हुआ था कि लक्षद्वीप ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम मेजोरिटी है। सरदार पटेल का कहना था कि जिस प्रकार मैं जिन्ना का सोचना है वो जरूर बोलेगा कि लक्षद्वीप में मुस्लिम है, इसलिए वो हमारा हुआ। सरदार पटेल ने तुरंत नेवी को ऑर्डर दिया कि जाओ लक्षद्वीप पे जाओ, देखो कौन पाकिस्तान पहुंचाएगा। एक गया लक्षद्वीप पे, तिरंगा डाल दिया, बोले कि आज से तुम भारत में हो। एक्सडी वाले बोल रहे हम तो वहीं थे जहाँ थे पहले से। बोलते नहीं नहीं, वो तो तुम हो ही, लेकिन आज से भारत में। बोलते ये क्या होता है? फिर बोले कि ये तिरंगा है। बोलते फिर ये क्या होता है? अब उनको क्या पता कि ये तिरंगा क्या होता है, वोट क्या होते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, लक्षद्वीप, उनको क्या पता भारत क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है। उनको समझाने में बहुत टाइम लग गया कि क्या होता क्या है एक्चुअली ये सारी चीजें।
जब ये झंडा फहरा दिए थे उसके आधे घंटे बाद, और मोस्टली आधे पौने घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच गई और देखा कि इंडिया का तिरंगा लगा हुआ है, फिर वहां से लौट गई। तो लक्षद्वीप क्यों हुआ? क्योंकि हम आधे घंटे पहले पहुंच गए थे। बहुत सिंपल सी है। इतिहास में देश को, किसी भी देश को एक करने के लिए बहुत सारे पैंतरे आजमाए गए, उसमें से कुछ ये पैंतरे हमारे देश को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और समय ज्यादा न लेते हुए एक लास्ट टॉपिक चुनेंगे, या हम इसको कल भी कर सकते हैं। कल करते हैं अब इसको। कल हम लोग समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? पहला तो। दूसरा समझेंगे जो हमारे बच गए थे इसमें आर्टिकल 1 का 3 बच गया था, और आर्टिकल 3 हम लोग 3 पढ़ेंगे, आर्टिकल 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। 5 से 11 पढ़ेंगे, ठीक है? फिर परसों से फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स 4 से 5 क्लासेस का है। फंडामेंटल राइट्स 4 से 5 क्लासेस का है। इसमें आते हैं 12 से लेकर के 32 तक, ये पार्ट 3 में है। 5 से 11 ये पार्ट 2 में है, ठीक है? इसको सिटीजनशिप बोलते हैं, नागरिकता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कल इसे पढ़ के आएंगे थोड़ा सा, ठीक है? और हम लोग कल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद एक देखेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या ऐसी कंडीशन थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट को डिवाइड करना पड़ा। इसमें हम पढ़ेंगे एस.के. धर कमेटी, फजल अली की रिपोर्ट, JVP जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, और 1953 में कौन ऐसा पहला स्टेट बना जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ, और एक श्री रामल्लू के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कहीं कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि हमें दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद। तब तक आप ख्याल रखें अपनों का, अपने परिवार का। धन्यवाद। चलिए।